तो स्वागत है आपका स्टेट पॉलिटिक्स अमेजिंग क्लास में। ये क्लास है आपके RS प्री 2026 के लिए चल रही है। और स्टेट पॉलिटी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्तियाँ और राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं या फिर कानून निर्माण संबंधी जो शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में देख लिया था। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 161, जिसमें राज्यपाल को क्षमादान से संबंधित कुछ शक्तियां दे रखी हैं, जो कि हमने सबसे पहली वाली क्लास में अच्छे से डिस्कस कर ली थी। उसके बाद अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 217, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं या फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु राज्यपाल के परामर्श पर हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 219। इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। अगर राज्यपाल उपलब्ध नहीं हो या फिर राज्यपाल अनुपस्थित हो तो उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति हाईकोर्ट के जजों को शपथ दिलवाता है। ये अनुच्छेद 219 में कह रखा है। उसके बाद अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 233, जिसमें कह रखा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति मतलब ट्रांसफ़र और जो प्रमोशन होता है जिला न्यायाधीशों का, वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और किसके परामर्श पर? तो हाईकोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ट्रांसफ़र और जो प्रमोशन है वो किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 234, जिसमें कह रखा है कि जिला न्यायालय में अन्य जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। हाईकोर्ट और RPSC मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर जिला न्यायालयों में अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। तो ये राज्यपाल की कुछ न्यायिक शक्तियाँ होगी। उसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ मतलब धन से संबंधित जो शक्तियाँ हैं या फिर बजट से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल की कौन कौन सी है। तो वो सबसे पहले आते हैं अनुच्छेद 198 और 199, जिसमें कह रखा है कि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश होता है। ये सिंपल लाइन है, आप पढ़ के समझ जाओगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 202, जिसमें कह रखा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, जिसे हम आर्थिक समीक्षा या फिर बजट कहते हैं, वो राज्यपाल प्रत्येक वर्ष विधानमंडल में रखवाएगा। मतलब बजट रखवाने का कार्य राज्यपाल करता है प्रत्येक वर्ष विधानमंडल में। आर्थिक समीक्षा नहीं, ये वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 234 आई व 234 वाई में कह रखा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ये हमने जब नियुक्ति पढ़ी थी उसमें भी पढ़ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 267, जिसमें कहा रखा है कि आकस्मिक निधि मतलब जो रेजिडेंशियल या फिर जिसे हम आकस्मिक निधि कैसे कह सकते हैं, जो बचत होती हैं उससे हम आकस्मिक निधि कहते हैं। तो उससे धन निकालने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्तियाँ होती है उनके बारे में। स्वविवेक की शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं राज्यपाल की, सबसे पहले प्रत्यक्ष और उसके बाद अप्रत्यक्ष। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष स्वविवेक की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 163(1) या फिर अनुच्छेद 163(1), जिसमें कह रखा है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो इस अनुच्छेद में सिंपल लाइन कह रखी है कि राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्वविवेक की शक्तियाँ आती हैं अनुच्छेद 163 में, जिसमें राज्यपाल द्वारा CM से प्रशासन व विधान विषयक संबंधी सूचना मांगना। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था जब हमने राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ हैं वो पढ़ी थी, तो हमने इस अनुच्छेद को डिटेल में समझ लिया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 200, जिसमें कह रखा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक रखना। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था जब जो कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर राष्ट्रपति के समक्ष विचारणार्थ रख सकता है। तो ये हमने पिछले क्लास में समझ लिया था। उसके बाद लास्ट हम देखने वाले हैं राज्यपाल की जो प्रत्यक्ष स्वविवेक की शक्तियाँ हैं वो देखने वाले हैं अनुच्छेद 256, जिसमें कह रखा है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश केंद्र सरकार में की जाएगी। तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। ये हम जब हम संविधान पढ़ेंगे या फिर जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब इसमें इस अनुच्छेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो अभी के लिए आपको यही याद रखना है।
तो ये हो गई अपनी जो प्रत्यक्ष स्वविवेकी शक्तियाँ हैं वो पूर्ण हो गई। अब हम देखने वाले हैं राज्यपाल की जो अप्रत्यक्ष स्वविवेकी शक्तियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहली शक्ति है कि राज्यपाल सीएम के विरुद्ध जांच व मुकदमे का आदेश दे सकता है। विशेष परिस्थितियों में विधानसभा के अधिवेशन भी राज्यपाल बुलाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अप्रत्यक्ष शक्ति है वो है यदि किसी विधानसभा चुनाव में किसी दल में स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल किसी बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है और या फिर किसी गठबंधन सरकार को भी बुला सकता है। तो इस लाइन में यह कह रखा है कि यदि विधानसभा चुनाव हो और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो राज्यपाल या तो सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बुला सकता है या फिर उसे सीएम नियुक्त कर सकता है और या फिर किसी गठबंधन सरकार से सीएम बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि यदि विधानसभा में सरकार का बहुमत ना रहे तो राज्यपाल उसे त्यागपत्र ले सकता है। मतलब जैसे कि किसी ने विधानसभा में सरकार का बहुमत ना हो तो राज्यपाल उनसे त्यागपत्र ले सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी गई है कि यदि सीएम का पद रिक्त हो जाए और सत्ताधारी दल सीएम का चुनाव नहीं कर पा रहे तो राज्यपाल उस पार्टी के किसी भी सदस्य को सीएम नियुक्त कर सकता है। मतलब इस लाइन में ये कह रखा है कि यदि कोई पार्टियाँ जैसे सीजेपी पार्टी है उसमें उसका जो मुख्यमंत्री है उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए और जो पार्टी है वो अपना नया नेता नहीं चुन सकती, मतलब नेता चुनने में असमर्थ हैं, तो राज्यपाल अपने मन से किसी भी उस पार्टी में से किसी को भी नेता बना सकता है या फिर उस पार्टी में से किसी को भी सीएम नियुक्त कर सकता है। तो ये इस लाइन में कह रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं राज्यपाल के जो कुछ विशेष दायित्व हैं उसके बारे में। राज्यपाल के जो विशेष दायित्व हैं वो दे रखे हैं अनुच्छेद 371 में। 371 इसमें कह रखा है कि महाराष्ट्र व गुजरात में विकास बोर्डों की स्थापना राज्यपाल का एक विशेष दायित्व रहेगा। अब इसी अनुच्छेद में संविधान संशोधन करते करते नए नए राज्यों के लिए जो विशेष दायित्व हैं वो ऐड कर रखे हैं। जैसे सबसे पहले आता है 13वां संविधान संशोधन 1962, जिसमें अनुच्छेद 371 ए में ऐड किया गया है और इसमें कहा गया है कि नागालैंड में कानून व्यवस्था बनाने का विशेष दायित्व राज्यपाल के पास होगा। उसके बाद 22वां संविधान संशोधन 1962 जो कि अनुच्छेद 371 बी में ऐड किया गया है, इसमें असम के लिए विशेष प्रावधान है राज्यपाल के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट 27वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ 371 सी में, इसमें मणिपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में निर्वाचित होने वाले समिति का गठन करना राज्यपाल का एक विशेष दायित्व है। उसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1973, इसमें दो जो अनुच्छेद जोड़े गए 371 डी और 371 ई। इसमें आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के लिए प्रावधान है और 371 ई में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना राज्यपाल का विशेष दायित्व होगा, ये लिखा गया है। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ, इसमें 371 एफ को ऐड किया गया जिसमें लिखा गया कि सिक्किम के लिए जो प्रावधान है वो राज्यपाल के विशिष्ट दायित्व होंगे। उसके बाद 53वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, ये आप देख लेना। उसके बाद लास्टली हैं 58वां संविधान संशोधन 2012 जिसमें 371 जे जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि कर्नाटक के लिए विशेष दायित्व राज्यपाल के होंगे। उसके बाद हैदराबाद कर्नाटक के लिए विकास बोर्डों की स्थापना भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ये भी इस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो आज की इस क्लास में हमने राज्यपाल से संबंधित सभी जो शक्तियाँ हैं वो हमने देख ली। अब एक बार इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ, 5 प्रकार की शक्तियाँ हमने पढ़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका शक्तियाँ जिसमें 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 154 में कहा रखा है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। उसके बाद 167 अनुच्छेद 167 में कह रखा है कि राज्यपाल के नाम से सभी कार्यपालिका कार्य होंगे। उसके बाद अनुच्छेद 167 में सीएम या फिर मुख्यमंत्री के कर्तव्य दे रखे हैं और उसके बाद कार्यपालिका शक्तियों में कुछ नियुक्तियां दे रखी हैं और कुलपति और कुलाधिपति के बारे में कुछ दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है विधेय शक्तियाँ जिसमें अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 168 जिसमें विधानमंडल का स्ट्रक्चर दे रखा है। 171 में दे रखा है कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 333 में कह रखा है कि एक आंग्ल भारतीय विधानमंडल में राज्यपाल मनोनीत करेगा। ये 104वें संविधान संशोधन में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया। उसके बाद
जो अनुच्छेद 174 है उसमें कहा गया है कि विधानसभा को भंग और विधानसभा को भंग करने और सत्र बुलाने की शक्ति राज्यपाल के पास होगी। उसके बाद अनुच्छेद 175 में अभिभाषण राज्यपाल के दोनों सदनों में अभिभाषण के बारे में दे रखा है। उसके बाद संदेश और अभिभाषण के बारे में दे रखा है। और ये अनुच्छेद 176 में दे रखा है राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण जो राज्यपाल दोनों सदनों में दे सकता है, उसके बारे में कुछ बात लिखी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 192 में लिखा गया है कि राज्यपाल जो विधायक होते हैं या फिर विधानसभा सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, उनकी अयोग्यताओं का निर्धारण करता है। उसके बाद अनुच्छेद 200 में लिखा गया है बिल पर अनुमति, मतलब जो बिल के क्या कहते हैं हम, विधेयकों पर अनुमति जो राज्यपाल द्वारा दी जाती है उसके बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद 201 में बिल पर राष्ट्रपति की जो अनुमति दी जाती है उसके बारे में लिखा गया है। लास्टली विधेयक शक्तियों में आता है 213, अनुच्छेद 213, जिसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने के बारे में लिखा गया है। उसके बाद हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ देखते हैं। वित्तीय शक्तियों में 198 और 199 में धन विधेयक के बारे में दे रखा है कि राज्यपाल धन विधेयक पेश करेगा। उसके बाद अनुच्छेद 202 में बजट अनुदान की मांग के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 243 आई व वाई में राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि के बारे में लिखा गया है। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 में क्षमादान, 217 में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति, 219 में हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी शपथ के बारे में लिखा गया है। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। और 234 में जिला न्यायालय में जो अन्य अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। उसके बाद स्व-विवेक शक्तियाँ में अनुच्छेद 163 आता है, अनुच्छेद 200 आता है, अनुच्छेद 167 आता है और अनुच्छेद 356 आता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में लिखा गया है। ये जो ऊपर के तीनों अनुच्छेद है वो यहीं पर हैं। जैसे अनुच्छेद 163 एक है तो वो अनुच्छेद 163 एक यहीं पर इसमें आगे भी आ रखा है। और अनुच्छेद 200 यहाँ पर आगे आ रखा है बिल की अनुमति। अनुच्छेद 167 सीएम के कर्तव्य यहाँ पर आ रखे हैं। तो ये सभी जो स्व-विवेक शक्तियाँ हैं वो पहले ही हमने पढ़ ली है। और लास्टली स्व-विवेक शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 356, जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में कुछ बात लिख रखी है। तो ये राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उनके बारे में आज की क्लास में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब कल की क्लास लाइव क्लास होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम राज्यपाल राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, अभी तक 44 राज्यपाल बन चुके हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो राजस्थान के राज्यपालों के बारे में हैं, वो हम कल की क्लास में पूर्ण कर लेंगे और हमारा जो राज्यपाल वाला टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम मुख्यमंत्री वाले टॉपिक पर चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।